नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया तथा दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से 1526 तक था। 1526 यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई तक था। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक था। ठीक है, चलिए। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक का इतिहास अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया, तो दोस्तों 5 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने। 5 वंशों के आपसे नाम पूछा जाए तो ये आपको 5 वंश आपके एकदम सामने है। देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश। सबसे पहले गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 से 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया। फिर इसके बाद आते हैं खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया। फिर इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक तुगलक वंश ने शासन किया। इसके बाद सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक सैयद वंश ने शासन किया। और अंतिम जो था लोधी वंश, तो 1451 से 1526 तक लोधी वंश ने शासन किया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? फिर बाबर आता है, यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया, ये आपने देख लिया। तो सबसे पहले है गुलाम वंश। तो हम इस वीडियो में ऑल टोटल गुलाम वंश के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद खिलजी वंश के बारे में अगला वीडियो हमारा खिलजी वंश का आएगा, उसका अगला वीडियो तुगलक वंश। इसी प्रकार हम दिल्ली सल्तनत पूरा आपको एक वंश बाई वंश करवा देंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप पीडीएफ के लिए या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करके भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं, आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हम उसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वो वही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू शुरू करेंगे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था गुलाम वंश। तो इसकी स्थापना किसने की, आदि हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों बने रहिएगा। इस वंश को गुलाम या दास वंश भी कहा जाता है। क्यों गुलाम या दास वंश कहा जाता है इसको देखो, क्योंकि इस वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखिए, एक शासक हुआ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, इसलिए गुलाम वंश या दास वंश भी इसको कहा जाता है। आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है, अगला। कुछ विद्वान इसे मामलूक वंश भी नाम देते हैं, जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। ठीक है, कुछ इसे क्या कहते हैं? मामलूक वंश भी माना जाता है। अब देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप एक दृष्टि में देख लीजिए गुलाम वंश में कौन कौन शासक हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक ही रहता है, ये संस्थापक रहता है। फिर आता है आराम शाह 1210, ये सिर्फ 5-6 महीने का रहता है। फिर होता है इल्तुतमिश, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे 1210 से 1236 तक। फिर फिरोज शाह 1236। फिर आती हैं रजिया सुल्तान, इनके बारे में चर्चा करेंगे 1236 से 1240 तक। फिर आता है बहराम शाह, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद, फिर नसीरुद्दीन महमूद, फिर आता है बलवन, कैकूबाद और फिर क्यूमर्स। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला गुलाम वंश का प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक की गद्दी में रहा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसी को दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट कर वापस अफगान चला गया, तो उसने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया, जो कि भारत में अपने नाम से शासन करें। तो जो मोहम्मद गौरी था वो भारत में लूटपाट करके चला गया था, तथा अपने गुलामों को जो है यहाँ नियुक्त कर गया था कि वो यहाँ क्या करें? शासन करें। तो उसमें एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने गुलाम वंश की स्थापना किया। देखिए, ध्वजारोहण, राजरोहण कहाँ हुआ इसका? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 को ऐबक का राज्यरोहण लाहौर में हुआ। उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया, तो इसमें लाहौर का इसका क्या हुआ? राज्यरोहण हुआ, इसका राज्याभिषेक हुआ। जब ये स्वतंत्र शासक बना तब उसने दास से मुक्त नहीं था, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मालिक और सिपलहार की उपलब्धियों के साथ शासन
किया। एवक की उपाधियाँ, एवक की कौन कौन सी उपाधियाँ, इसको क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। लाख बख्श या लक्सा इसको कहा जाता है। हातिम ताई यानी उपकार करने वाला, कुरान खा। तो ये तीनों आप लोग नाम याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है गुलाम वंश के किस शासक को, किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, तो एवक को जाना जाता था। ठीक है, एवक के दरबारी कौन कौन से थे, तो हसन निजामी थे, अब फक्रे मुदाबिर ये इसके दरबारी थे, मुइन दरबारी थे। अब हम देखेंगे कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई, जबकि इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। तो जो इसका आधारशिला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, इसको पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जबकि 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण इसके शीर्ष का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। देखिए इसमें तीनों के नाम हैं। देखिए 2 मंजिले थे, ये देखिए मान लीजिए ये कुतुब मीनार है। ठीक है, इसमें आप देखिए ये है कुतुब मीनार। तो जो शुरुआती दो मंजिलें थी, शुरुआती 2 मंजिलें, इनका निर्माण कराया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर जो ऊपर का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। फिर जो ऊपर वाला सिराहाना, इसमें बिजली गिर जाती है, क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसको फिर दोबारा इसको बनवाया गया। और दोस्तों किसके द्वारा दोबारा इसको बनवाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। तो कुतुब मीनार में 3 लोगों का योगदान है, आप लोग याद रखिएगा। नींव ऐबक ने रखी थी, पूरा इसको करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने। इसका जो पुनर्निर्माण है बिजली गिर जाने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको और पूरा करवाया था, जिसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कौन कौन से बनाए गए, तो हमने सबसे पहले कुतुब मीनार पढ़ लिया। फिर है कुब्बत उल इस्लाम, जो कि कहाँ है, दिल्ली में है। इसके दिन बाद अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि राजस्थान में, ये ऐबक द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, ऐबक की मृत्यु, तो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो कौन सा खेल खेलते समय, चौगान यानी कि पोलो, तो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी ऐबक की 1210 में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ऐबक घोड़े से नीचे गिर गया, घोड़ा जो है ऐबक के ऊपर उसको रौंद दिया, तो इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। आपने पढ़ लिया। अब दूसरा शासक है हमारे पास आराम शाह। क्योंकि देखिए आराम शाह ने कुछ बड़ा काम नहीं किया, ये एक अयोग्य शासक था, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीनों तक शासन किया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हराकर खुद शासक बन गया। तो अब आता है इल्तुतमिश, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐबक, अब इल्तुतमिश। तो 1211 से 1236 तक रहता है इल्तुतमिश। आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। कौन था, इल्तुतमिश, जो इसका दामाद था और गुलाम भी था इल्तुतमिश। ठीक है, ऐबक का, ठीक, जो कि ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। तो ये ऐबक ने क्या की थी, अपनी बेटी की शादी जो है इल्तुतमिश के साथ कर दी थी, और जो गुलाम था ऐबक का, और दामाद भी हो गया। ठीक है, इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी सर्वप्रथम क्या राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप लोगों से पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको ऐबक बताना है। अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछता है तो आपको फिर इल्तुतमिश बताना है। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। एकता प्रणाली क्या है, धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। सेना, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिस तुर्क के चिहलमानी या चालीसा दल के नाम से जाना गया। ये जो 40 सरदार थे, इल्तुतमिश ने एक ऐसा संगठन बनाया जिसमें 40 सरदार थे। वो क्या करते थे, इल्तुतमिश को सलाह देते कि आप राजा ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। तो उन्हीं 40 तुर्कों को तुर्क के चहलगामी या चिहलमानी या चालीसा दल के नाम से जाना गया, जो आगे चल के जो है बलवन जिसको समाप्त कर देता है। तो किसके द्वारा गठन किया, 40 तुर्क सरदारों का, ये तुर्क के चहलगामी चालीसा दल का इल्तुतमिश का गठन किया। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रचलित सिक्के, जीतल, यह तांबे का सिक्का था। इसमें 1:48 का अनुपात था। ठीक है, 1:48 का इसमें अनुपात था। टक्का
ये चांदी का सिक्का था। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया। पूछा जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया इल्तुतमिश ने। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। देखिए, मृत्यु के पहले ही इल्तुतमिश बता गया था कि मेरी जब मृत्यु हो जाए तो मेरी मृत्यु के बाद मेरी बेटी को जो है राज्याभिषेक किया जाए, मेरी बेटी को राजा बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ का राज्याभिषेक किया जाए, उस उत्तराधिकारी मेरी बेटी होगी। उसने अपने पुत्र को नहीं दिया था। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया सुल्तान को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। तो 40 सरदार सोचते थे कि हम जो है औरतों से शासन नहीं करवाएंगे, या फिर औरत कैसे हमारे ऊपर हुक्म करेगी, हम इसको नहीं बनाएंगे। रजिया सुल्तान को उन्होंने नहीं बनाया और उसके छोटे बेटे को बनाया। इल्तुतमिश के छोटे बेटे को फिरोज शाह सुल्तान को उन्होंने शासक बनाया। ठीक है, फिर आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो 1236 तक, फिर आती है रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। फिर देखिए रजिया सुल्तान ने क्या कहा। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के जिस दिन जुम्मा था, मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की, तो जनता के हस्तक्षेप के कारण वह शासिका बनी। क्या किया रजिया सुल्तान ने? जुम्मे के दिन मस्जिद के सामने गई, लोगों को बताया कि देखिए, जब मेरे पिताजी थे मरने के पहले कह गए थे कि मैं ही क्या बनूं, यहाँ का शासक बनूंगी। ठीक है, शासिका यहाँ की बनूंगी, लेकिन जो है ऐसा मेरे साथ अन्याय हो रहा, मुझे न्याय दिलाइए। तो जनता ने क्या किया? विद्रोह किया, हस्तक्षेप किया। तो रजिया सुल्तान को जो 40 सरदार थे उनको शासिका बनाना पड़ा। तो 1236 से 1240 तक था रजिया सुल्तान का शासनकाल। इसको आप लोग न भूलिएगा। ठीक है, इसको आप लोग न भूलिएगा। ठीक है, रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। रजिया ने जमालुद्दीन यकूत को पदोन्नति करके अमीर खतूर अस्साला का प्रधान नियुक्त कर दिया। जो एक व्यक्ति था जो रजिया को जो है हित के बारे में सोचता था, उसको सलाह देता था। ठीक है, उसको क्या किया कि अस्साला का जो है प्रमुख बना दिया। तो इसको अगर अस्साला का प्रमुख बना दिया तो जो तुर्क अमीर थे वो एक अफवाह फैलाने लगे कि यकूत का प्रेम संबंध चल रहा है, किसके साथ? रजिया के साथ। ठीक है, रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हो गई तथा रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली। क्या कर ली? अल्तुनिया से शादी कर ली। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? शादी। अल्तुनिया से क्या कर ली? शादी कर ली। ठीक है, अल्तुनिया शादी कर ली। देखिए, जो एक तबर हिंद का सूबेदार था अल्तुनिया, उससे क्या हुआ? रजिया सुल्तान पराजित हो गई। तो देखा गया पराजित हो गई तो ये मुझे क्या करेगा? मुझे राज्य से भगा देगा। तो उसने एक रजिया सुल्तान ने चाल चली, उससे ही शादी कर ली। किससे कर ली? उससे ही शादी कर ली। तो आगे क्या है? 1240 में कैथल के निकट रजिया में अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। तो हत्या कर दी जाती है किसकी? अल्तुनिया यानी कि रजिया सुल्तान के पति की, और स्वयं रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। ऐसा कहा जाता है जो 40 सरदार थे इन्होंने ही इसकी हत्या करवाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई महिला शासिका बने। इसके बाद देखिए आते हैं बहराम शाह 1240 से 1242 तक। अलाउद्दीन महमूद शाह आते हैं 1242 से 1246 से। नसीरुद्दीन महमूद शाह आते हैं 1246 से 1266। इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। नसीरुद्दीन महमूद शाह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह कुरान की प्रतियां लिखता था तथा टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसको ज़्यादा राज से मोहमाया नहीं थी। ये अपना टोपियां सिलता था, कुरान की प्रतियां लिखकर इसको बेचता था, अपनी जीवन यापन करता था। इसने बलवन को अपना वजीर बनाया और बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह महमूद शाह से कर दिया। बलवन इसका वजीर था, तो बलवन ने क्या किया? इसका विवाह, अपनी पुत्री का विवाह अपने राजा से कर दिया। मृत्यु के बाद बलवन ही शासक बना। जब इसकी मृत्यु हो जाती है नसीरुद्दीन की, उसके बाद बलवन ही शासक बनता है। बलवन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आप लोग, बलवन को थोड़ा सा गहराई से लीजिएगा। देखिए, बलवन 1266 से 1286। बलवन ईरान का रहने वाला था और इसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया और इसने दरबार में सजदा और पैबोस की प्रथा भी प्रारंभ किया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2-3 वर्ड आए हैं, आपको याद किया। देखिए, नवरोज त्यौहार, आप तो इसको याद है। नवरोज त्यौहार किसने शुरू किया? बलवन ने शुरू किया। तथा सजदा और पैबोस की प्रथा भी किसने चले? बलवन ने शुरू की। तो यहाँ पे 3 चीज़ एकदम याद कर लिए, 3 वर्ड, नवरोज, सजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू किया? बलवन ने शुरू किया। इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बलवन ने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधित्व, जिसे जिल्ले इलाही बताया। उसने बताया कि ईश्वर का ही मैं क्या हूँ? एक कॉपी हूँ, ईश्वर का ही प्रतिनिधि हूँ। आप मुझे ईश्वर ही मानकर मेरी पूजा करें। ठीक है,
बलवन द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई, ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है। लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? बलवन के द्वारा अपनाई गई। इसको भी आप लोग टिक कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। बलवन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। देखिए चालीसा दल वही आप लोग याद करिए जो 40 दल थे जो इल्तुतमिश ने बनाया था, 40 लोगों को इल्तुतमिश द्वारा जो 40 सरदारों का ग्रुप बनाया गया था उसको बलवन ने समाप्त कर दिया। जो इल्तुतमिश ने बनाया था 40 लोगों का समूह, जो उसको क्या करते थे, इल्तुतमिश को सलाह दिया करते कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए, तो उसी ग्रुप को चालीसा दल को है जो है बलवन ने समाप्त कर दिया। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद कैकूबाद आते हैं 1286 से 1290 तक। फिर क्यूमर्स आते हैं 1290 तक। बलवन की मृत्यु के बाद अगला शासक कैकूबाद बना जो कि अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी, 1290 में कर दी थी, तथा खिलजी वंश की स्थापना हो गई। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हो गई, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग देखिए। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आरआरबी 2004, 2016, एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको सिर्फ संस्थापक पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर एकदम इसका ए वक्त था। अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछते तो आप इल्तुतमिश बताते। ठीक है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? आप लोग बताइए किसने चलाई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। ठीक है, अगला है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? मैंने आपको बताया तो 2 मंजिलों का निर्माण ऐबक ने करवाया था, फिर इल्तुतमिश ने। तो किसने पूरा किया था? तो किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, जो क्षतिग्रस्त हो गई थी बाद में वो अलग बात है, लेकिन पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न। वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हो गई थी? एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। कौन सा ऐबक था जिसकी मृत्यु हो गई थी? बहुत पूछा जाता है इसकी मृत्यु। ठीक है, अगला है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो एक आसान क्वेश्चन, आप लोगों को पता है इल्तुतमिश की बेटी थी। इसने कब से कब तक शासन किया? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अगला है दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। कौन थी दिल्ली पर राज करने वाली? तो रजिया सुल्तान थी, ऑप्शन नंबर ए। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इसने जो है 1236 से 1240 तक शासन किया। अल्तुनिया से इसने शादी की थी। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट में बताइए किसने करवाया। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका निर्माण ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? ऐबक ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ हमारा जो गुलाम वंश है समाप्त हुआ। अगले हम अब अगला वंश पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का अगला वंश पढ़ेंगे। ठीक है, खिलजी वंश पढ़ेंगे 1290 से जो शुरू होता है। खिलजी वंश के बाद देखिए मैंने बताया था ना दिल्ली सल्तनत में कुछ 5 वंशों ने शासन किया था, तो हमने गुलाम वंश के बारे में पूरा पढ़ लिया। गुलाम वंश के बारे में हमने टॉपिक बाय टॉपिक पूरा पढ़ लिया। हमारा ये खत्म होता है। ठीक है, अब आएगा हमारा खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश। लोधी वंश के बाद 1526 में जब बाबर आता है, इब्राहिम लोधी को हराता है, इसके बाद जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अगर दोस्तों आपने हिस्ट्री की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख लीजिए, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देख लीजिए, संविधान की प्लेलिस्ट देख लीजिए, यूपी जीके जीएस सब है। आप वहाँ प्लेलिस्ट देख के हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।